नमस्कार। समसामयिक विषयों पर राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। स्वाधीनता संग्राम की अनेक घटनाएं इस बात की तस्दीक करती हैं कि आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली। इसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। देश की जंग आज़ादी के इतिहास में ऐसी कई बर्बर घटनाओं का जिक्र है जिसे याद करके आपकी रूह कांप उठेगी, आपका सीना छलनी हो जाएगा। आज़ादी की राह में देश को कई ऐसे जख्म मिले हैं जो नासूर बनकर आज भी चुभते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड इनमें से एक है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में खून की होली खेली गई। सैकड़ों बेकसूर लोगों को जनरल डायर के एक इशारे पर गोलियों से छलनी कर दिया गया। जलियांवाला बाग की दीवारें आज भी उस क्रूर घटनाक्रम की चीख चीख कर उसकी गवाह बनी हुई है। इस बाग में एक स्मारक भी है जिस पर उन तमाम वीरों के नाम अंकित हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। इस घटना के 100 साल पूरे हो गए हैं। लंबे वक्त से अलग अलग मंचों से ये मांग उठती रही है कि ब्रिटिश सरकार जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए लिखित में माफ़ी मांगे। हालांकि ये अब तक नहीं हो पाया है। अब तो ब्रिटिश संसद में भी ये मांग उठ चुकी है। हालांकि वहां की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने इस घटना पर ब्रिटिश संसद में अफसोस तो जताया है, लेकिन औपचारिक माफी नहीं मांगी। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि दुनिया की क्रूरतम घटनाओं में से एक जलियांवाला बाग पर ब्रिटिश कब माफी मांगेगा। आज के विशेष में हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर, जानेंगे जलियांवाला बाग से जुड़े पूरे घटनाक्रम को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 साल पूरे हो गए हैं। अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को निहत्थे भारतीयों को गोलियां बरसाई गई थी। उनको छलनी कर दिया गया था, जिसमें सैकड़ों भारतीय मारे गए थे। 100 साल पूरे होने के बाद भी ब्रिटेन की ओर से इस घटना के लिए माफ़ी नहीं मांगी गई है। ये ज़रूर है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने हाल ही में ब्रिटिश संसद में इस घटना को ब्रिटिश भारतीय इतिहास में शर्मसार करने वाला धब्बा करार दिया। हालांकि उन्होंने घटना पर अफसोस जताया, लेकिन औपचारिक माफ़ी नहीं मांगी। सवाल उठता है कि ब्रिटेन कब इस घटना के लिए माफ़ी मांगेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 साल हो गए हैं। 13 अप्रैल 1919 ये वो तारीख है जिसे याद करने भर से देश सिहर उठता है। अमृतसर में जलियांवाला बाग में ब्रिटिश हुकूमत ने निहत्थे भारतीयों से खून की होली खेली थी। 100 साल बीत जाने के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने अब तक 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए माफी नहीं मांगी है। 100 साल पूरे होने पर इस बात पर बहस तेज हो गई है कि ब्रिटिश सरकार ने अब तक क्यों नहीं माफी मांगी है। ब्रिटेन ये समझे कि हाँ उसने जो गलत किया, हालांकि वो समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं समझ रहे हैं। ये मुद्दा ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय मूल के एमपीज ने उठाया, यही बहुत बड़ी बात है। और उसके चारों ओर अभी उसकी बात थी कि वाई ब्रिटेन इज नॉट गिविंग अपॉलॉजी और रिटन अपॉलॉजी। जब इनकी क्वीन आई थी 1997 में, तब भी उन्होंने ग्लानि व्यक्त की थी। ग्लानि सभी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन अपॉलॉजी देना मतलब एक लिखित अपना स्वीकार करना, हाँ ये बड़ी बात है जो अब ब्रिटेन मुझे लगता है डाउन द लाइन करना चाहिए। 10 अप्रैल यानी बुधवार को ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने जलियांवाला बाग नरसंहार को ब्रिटिश भारतीय इतिहास में शर्मसार करने वाला धब्बा करार दिया। हालांकि उन्होंने इस मामले में औपचारिक माफी नहीं मांगी। हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रधानमंत्री के साप्ताहिक प्रश्नोत्तर की शुरुआत में उन्होंने अपने बयान में इस घटना पर खेद जताया जो ब्रिटिश सरकार पहले ही जता चुकी है। उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना ब्रिटिश भारतीय इतिहास पर शर्मसार करने वाला धब्बा है।
जैसा कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 1997 में जलियांवाला बाग जाने से पहले कहा था कि जो कुछ हुआ और लोगों को वेदना झेलनी पड़ी उसके लिए हमें गहरा खेद है। मैं खुश हूं कि आज ब्रिटेन भारत के संबंध साझेदारी, सहयोग, समृद्धि और सुरक्षा के हैं। भारतवंशी समुदाय ब्रिटिश समाज में बहुत योगदान दे रहा है और मुझे विश्वास है कि पूरा सदन चाहेगा कि ब्रिटेन के भारत के साथ संबंध बढ़ते रहें। विपक्ष लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने मांग की थी कि जलियांवाला बाग नरसंहार में मारे गए लोग उस घटना के लिए पूरी तरह स्पष्ट माफी के हकदार हैं। The tragedy of Jallianwala Bagh in 1919 is a shameful scar on British Indian history. As Her Majesty the Queen said before visiting Jallianwala Bagh in 1997, it is a distressing example of our past history with India. We deeply regret what happened and the suffering caused. भारतीय मूल के सांसदों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए औपचारिक तौर पर माफी मांगने की मांग ब्रिटेन की सरकार से की। भारतीय मूल की लेबर सांसद प्रीत कौर गिल और वीरेंद्र शर्मा का कहना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 साल पूरे हो गए हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए ये सही समय है कि वो इस घटना के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ले। मंगलवार को ब्रिटिश सरकार की ओर से कहा गया है कि इस पर विचार करने के लिए वित्तीय मुश्किलों के तथ्य को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ब्रिटिश विदेश मंत्री मार्क फील्ड ने कहा कि हमें उन बातों की एक सीमा रेखा खींचनी होगी जो इतिहास का शर्मसार हिस्सा है। ब्रिटिश राज से संबंधित समस्याओं के लिए बार बार माफी मांगने से अपनी तरह की दिक्कतें सामने आती हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा कि किसी भी सरकार के लिए ये चिंता की बात हो सकती है कि वो माफी मांगे। इसकी वजह ये भी हो सकती है माफी मांगने में वित्तीय मुश्किलें भी आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम तमाम घटनाओं पर माफी मांगने लगेंगे तो इससे इसका महत्व कम हो जाएगा। देखिए, ब्रिटेन कितने नरसंहारों की माफी मांगेगा। हिंदुस्तान में जब से इन्होंने शासन किया तब से नरसंहार किए। 1770 में 100 सन्यासी मारे थे जब सन्यासी फकीर आंदोलन खड़ा हुआ। उसके बाद एक एक करके आप जिस क्षेत्र में भी गए, 1857 में देखिए क्या नहीं किया इन्होंने। लोगों को तोप के गोलों से उड़ाया, बिना मुकदमे के लोगों को जो है इन्होंने पेड़ों पे फांसियां दे दी, टांग टांग करके, रस्सी बना बना करके। तो इसलिए कितने नरसंहारों की वो मांगेगा और कितने नरसंहार और हुए हैं इसके बाद में भी पूरे उसके अंदर। मतलब 1946 तक के अंदर जो है कलकत्ता के अंदर जब INA के ट्रायल्स के खिलाफ में विद्यार्थियों का एजिटेशन होता है तब कितनों को मारा है। और जलियांवाला बाग से समझिए 13 दिन पहले ही 30 मार्च को दिल्ली के अंदर 60 लोगों को गोली से भूना गया। तो कितने नरसंहारों की वो मांगेगा, क्योंकि इनकी जिस क्रूरता के साथ इन्होंने राज किया है उसकी कोई अति नहीं थी। इससे पहले 2013 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने जलियांवाला बाग की यात्रा के दौरान इस हत्याकांड को शर्मनाक घटना के रूप में वर्णित किया था। उन्होंने कहा था कि नरसंहार ब्रिटेन के इतिहास में एक शर्मसार घटना है और इस नरसंहार को नहीं भूलना चाहिए। डेविड कैमरन ने जलियांवाला स्मारक आगंतुक रजिस्टर में लिखा कि ब्रिटेन के इतिहास में ये बेहद शर्मनाक घटना है। विंस्टन चर्चिल ने इस घटना को उस समय बेहद भयावह घटना कहा था। इस त्रासदी को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि इंग्लैंड हमेशा शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के पक्ष में खड़ा रहे। डेविड कैमरन जलियांवाला स्मारक पर आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने इस त्रासदी के लिए किसी तरह की माफी नहीं मांगी। 1997 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और उनके पति और ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप ने यहाँ का दौरा किया था। इस बीच पाकिस्तान ने भी इस मांग का समर्थन किया है कि ब्रिटिश सरकार 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए अवश्य माफी मांगे। 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए जमा हुए निहत्थे भारतीयों पर गोलियां बरसाई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस नरसंहार में मरने वालों की संख्या 379 है, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि इसमें 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। बाग की दीवारों पर
गोलियों के निशान आज भी इस दर्दनाक हत्याकांड की याद दिलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय इतिहास की सबसे क्रूर घटनाओं में से एक है जलियांवाला बाग नरसंहार, जब भोली भाली निर्दोष निहत्थी जनता पर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने क्रूरता की सारी हदें पार कर इन पर गोलियों की बौछार कर दी। दरअसल देश की आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलनों को रोकने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, लेकिन इस हत्याकांड के बाद हमारे देश के क्रांतिकारियों के हौसले कम नहीं हुए बल्कि और मजबूत हो गए। आइए जानते हैं कब और कैसे हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 भारतीय इतिहास में दर्ज एक काला अध्याय। इस दिन सैकड़ों बेकसूर मासूम लोगों को एक वहशी जनरल डायर की बर्बरता के चलते अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान बखूबी दिखाई पड़ते हैं, जो चीख चीख कर जनरल डायर की घिनौनी हरकतों की गवाही देते हैं। वो कुआं आज भी उस बाग में वैसा ही है जैसा उस वक्त था। इस कुएं में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इस उम्मीद में छलांग लगा दी थी कि उनकी जान बच जाएगी, मगर अफसोस कि वो बच ना सके। दरअसल साल 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कई तरह के कानून देश में लागू किए गए थे, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ स्वाधीनता संग्राम को दबाना था। इन्हीं कानूनों में से एक था फरवरी 1919 में पारित रॉलेट एक्ट। दरअसल अंग्रेज आजादी के आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के नाम पर भारतीयों के मौलिक अधिकारों को खत्म करना चाहते थे। इसके लिए जस्टिस रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी ने, जिसे रॉलेट बिल के नाम से जाना जाता है, ये दोनों विधेयक 6 फरवरी और 18 मार्च 1919 के बीच तमाम भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पारित कर दिया गया। इस बिल के अनुसार भारत की ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को देशद्रोह के शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी। गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी जूरी के सामने पेश किए जेल में डाल सकती थी। इसके अलावा पुलिस 2 साल तक बिना किसी भी जांच के किसी भी व्यक्ति को हिरासत में भी रख सकती थी। इस अधिनियम ने भारत में हो रही राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को एक ताकत दे दी थी। रोलेट एक्ट, काला कानून, कोई सुनवाई नहीं, गिरफ्तारी, कोई सुनवाई नहीं, जेल, कोई सुनवाई नहीं, मुकदमा, कलम तोड़ दी गई स्वतंत्र अखबार की, जिसके विरुद्ध में, रोलेट एक्ट के विरुद्ध में देश के अंदर उस समय गांधी जी ने एक कॉल दी, आह्वान दिया कि इसका हमें विरोध करना है। अंग्रेजी हुकूमत के इस कानून ने भारतीय जनता में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया। इस कठोर कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से देश भर में संवैधानिक प्रतिरोध शुरू हो गया, लेकिन जब अंग्रेजों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, तब गांधी जी ने इसके विरोध में सत्याग्रह शुरू कर दिया। इस आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल की गई। अमृतसर शहर में भी 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल की गई, जिसमें रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया। धीरे धीरे इस अहिंसक आंदोलन ने हिंसक आंदोलन का रूप ले लिया। इस आंदोलन का प्रभाव हालांकि पूरे देश में था, लेकिन अमृतसर, लाहौर और गुजरांवाला सबसे अधिक प्रभावित थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए आंदोलन में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी से डरकर ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया। इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के लोगों ने बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किए। इस दौरान हिंसा की घटनाएं भी हुई। हालात को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के कई शहरों में मार्शल लॉ लगा दिया और अमृतसर की कमान ब्रिगेडियर जनरल डायर को सौंप दी। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का पर्व धूमधाम से पूरे पंजाब में मनाया जा रहा था। पूरा पंजाब झूम रहा था। इस दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास स्थित जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था।
हालांकि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। इसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख भी शामिल थे। दरअसल इस सभा में ज्यादातर लोग वो थे जो बैसाखी के मेले में भाग लेने आए हुए थे। दो नेता थे पंजाब के, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी, जिन्हें कुछ 2 दिन पहले अरेस्ट कर लिया गया था। और लोगों को ये पता था कि ये एक सभा होने वाली है जिसमें राष्ट्रीय बातें होंगी, आज़ादी की बातें होंगी, अंग्रेज़ों का जो दुर्व्यवहार है, अंग्रेज़ों ने भारत पर किया है काम, जो बुरा काम कर रहे थे अंग्रेज़, उनका जो रिप्रेशन था, जिसे ब्रिटिश रिप्रेशन कहते हैं, उसके विरुद्ध लोग आवाज़ उठाने के लिए वहाँ जमा हो रहे थे। जब सभा चल रही थी तभी जनरल डायर ने ब्रिटिश सैनिकों के साथ वहां पहुंचकर निहत्थी जनता को बिना कोई चेतावनी दिए उन पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। 10 मिनट तक निर्दोष भीड़ के सीने छलनी होते रहे। मुख्य दरवाजे को कायर जनरल ने पहले ही बंद करवा दिया था, जबकि बाग के चारों तरफ 10 फीट ऊंची दीवारों को कोई फांद भी नहीं सकता था। ऐसे में लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस बाग में बने एक कुएं में सैकड़ों लोग कूद गए। गोलियां थमने का नाम नहीं ले रही थी और कुछ समय में ही इस बाग की जमीन का रंग निर्दोष जनता के खून से लाल हो गया। जलियांवाला बाग में बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों समेत सैकड़ों लोगों की लाशों का ढेर लग गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 379 लोगों की मौत हुई, जबकि हकीकत में मरने वालों की संख्या इससे कई गुना ज्यादा थी। हजारों लोग घायल हुए। वैसाखी का एक त्योहार, जिस त्योहार के दिन अमृतसर में हरमिंदर साहब पे सरदार भाई अपने, हिंदू भाई अपने, जो एक त्योहार मनाने आते हैं, उस दिन खुशियों के मनाने आते हैं, वो खुशियां मनाने आए हुए। और तब जनरल डायर साहब जो हैं अपनी सेना लेकर के वहाँ आते हैं और उनके ऊपर बैठ करके गोलियां चलवाते हैं। और वो तो बयान में ये तक कहते हैं कि मुझ पे और गोलियां होती तो मैं और गोलियां चलवाता। और वो जो बड़ी उनकी मशीन गन थी, क्योंकि वो गली तंग थी, इस वजह से अंदर नहीं ला पाए और वहाँ पे भारतीयों को मारा गया। तो ये समझिए कि उस दिन कहके तो अंग्रेज़ों ने लगाए थे, भारतीय रोए थे, लेकिन खून उस दिन बहा था लाल भारतीयों का, पर मुंह काला हुआ था अंग्रेज़ों का उस दिन। इस जघन्य घटना से पूरा देश स्तब्ध रह गया। इसके विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकी नाथ बोस ने अंग्रेजों द्वारा दी गई राय चौधरी की उपाधि त्याग दी। हालांकि जहां इस क्रूर घटना की निंदा देश और दुनिया भर में हुई, वहीं तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इस घटना के मुख्य आरोपी जनरल डायर को सही ठहराया। लीना शर्मा और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 13 अप्रैल 1919 की तारीख ने हिंदुस्तान को बदल दिया था। जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार की खबर पूरे देश में तेजी से फैली और पूरा देश आक्रोशित उठा। नौजवानों के खून उबलने लगे और जलियांवाला बाग की मिट्टी को माथे से लगाकर क्रांतिकारी भगत सिंह जैसे युवाओं ने अंग्रेजों से बदला लेने का मन बना लिया। यह जलियांवाला बाग की भीषणतम घटना ही थी जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया। भारत में जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद के राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलने लगे और आजादी के आंदोलन को मजबूती मिली। जलियांवाला बाग नरसंहार को अंजाम देने वाली अंग्रेजी हुकूमत ने अपने दमनकारी रणनीति को सही समझा था। निहत्थे और शांतिपूर्ण तरीके से जमा हुए लोगों पर गोली चलाने का हुक्म देने वाले जनरल डायर ने सोचा था कि जिस तरह अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठ रही है, उसे दबाना बेहद जरूरी है। लेकिन जलियांवाला बाग की घटना से भारतीय झुकने और दबने के बजाय और उग्र, एकजुट और दृढ़ हो गए। पूरे भारत में जंगल की आग की तरह इस निर्मम हत्याकांड की कहानी फैली।
युवाओं का खून खौल उठा। इस घटना के बाद दुनिया भर में ब्रिटेन की निंदा होने लगी। पंजाब में मार्शल लॉ लगा दी गई ताकि अखबार इस घटना के बारे में ज्यादा ना लिखे। फिर भी अखबार द ट्रिब्यून और प्रताप के संपादकों की गिरफ्तारी का गांधी जी ने विरोध किया। ब्रिटिश शासन दबाव में आ गई और थू-थू से बचने के लिए फौरन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेगू ने 1919 के अंत में इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया। कमीशन के सामने ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने स्वीकार किया कि वो गोली चलाकर लोगों को मार देने का निर्णय पहले से ही लेकर वहां गया था और वो लोगों पर गोलियां चलाने के लिए 2 तोपें भी ले गया था, जो कि उस सकरे रास्ते से अंदर नहीं जा पाई थी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने पर 1920 में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर को सजा के तौर पर पद से नीचे कर कर्नल बना दिया गया और सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया। भारत में पोस्ट न देने का निर्णय करते हुए हंटर कमीशन ने उसे स्वास्थ्य कारणों से ब्रिटेन वापस भेज दिया। बाद में उसका पूरे देश में विरोध होता है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड वापस दिया। तमाम लोगों ने, कईयों ने नौकरी छोड़ी, कईयों ने विरोध किया और उसके विरोध में कांग्रेस का जो अधिवेशन है 1919 के अंदर, वो अमृतसर में बुलाया जाता है। अंग्रेज़ों ने हंटर कमेटी बिठाई इसको लेकर के, तो कांग्रेस ने अपनी अलग कमेटी बनाई जिसने पूरी रिपोर्ट दी इसके ऊपर, जलियांवाला कांड के ऊपर, कितने लोग मरे, कितने लोगों को गोली लगी, कितने जख्मी हुए, कितने अपाहिज हो गए, क्योंकि लोगों ने तो उस समय कुएं में कूद तक के जान दी गोली से बचने के लिए उस समय। डायर पर कार्रवाई के बाद भी भारत में विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे थे। यहाँ के अखबार लगातार अंग्रेजी सरकार की दोहरी नीति और अन्याय की मजम्मत करने में जुटे थे। हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक निंदा प्रस्ताव पारित किया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड ने इस हत्याकांड की उल्टा प्रशंसा करते हुए प्रशस्ति प्रस्ताव पारित कर दिया। इस घटना से विश्वव्यापी निंदा हुई और आखिरकार दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार ने निंदा प्रस्ताव पारित किया और 1920 में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर को इस्तीफा देना पड़ा। इसी साल जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। दूसरी तरफ गांधी जी ने जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी, जिसमें पूरा देश कूद पड़ा। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों से न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति दी। देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, अंग्रेजी पदाधिकारी हिल गए और उनके लिए भारत में काम करना मुश्किल होने लगा। एक तरफ नरम दल अंग्रेजों के खिलाफ अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ गरम दल तैयार हो रहा था। इस हत्याकांड ने तब 12 साल के भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए थे। बाद में क्रांतिकारी दल के साथ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। इसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, मतलब भगत सिंह तो जलियांवाला में एक बच्चे के तौर पे देख तक के आए थे और उनके मस्तिष्क को उसने कितना प्रभाव डाला था अंग्रेजों के खिलाफ। और बहुत सारे युवा क्रांतिकारी जो पंजाब के थे और बंगाल के थे, यूपी के थे, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह, अपना ये कहिए दुर्गा भाभी कहिए, और तमाम लोग इस समय जो भी जुड़े हुए थे, वो सारे के सारे क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा मिली भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर। और भारतीयों के सामने स्पष्ट हो गया था कि अंग्रेजों की नृशंसता जो है उसका जवाब भारतीयों को एकजुट होकर के देना होगा। इस घटना में गोली खाकर जिंदा बचे उधम सिंह एक अनाथ आश्रम में रह रहे थे। 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। जनरल डायर से बदले की आग दिल में जलाए वो 1934 में लंदन पहुंचे।
इंतजार करते हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने का मौका 21 साल बाद 1940 में मिला। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने माइकल ओ डायर पर गोलियां चला दी और डायर मारा गया। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और अपनी गिरफ्तारी दे दी। उन पर मुकदमा चला और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों ने देश को एक मकसद दे दिया था। इस घटना ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया था, जिसने अंग्रेजों से देश को आजादी दिलाने की ठान ली थी। विपुल अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।